वेलकम टू द फास्ट सक्सेस स्टोरी एपिसोड 3 और आई एम योर होस्ट मुनाहिल मोहम्मद आबिद एंड आज के जो हमारे पास गेस्ट हैं वो भी हमारी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और ये सर फजल हन्नान हैं और ये सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, लीडरशिप कोच हैं और साथ साथ ये फाइनेंस सेक्टर के अंदर इंचार्ज ऑफ कॉल सेंटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। ओके सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी सारी अचीवमेंट आपने जो हासिल की हैं तो उस पर आपको प्राउड फील होता है या नहीं? अ, बेसिकली अचीवमेंट्स तो आप कह सकती हैं, लेकिन ये कि इन प्रोसेस एक जर्नी का हिस्सा है, तो प्राउड तो फ़ील होता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेहनत और साथ-साथ में माँ-बाप की दुआ और जो आपकी गैदरिंग्स होती हैं, जो आपके फ्रेंड ज़ोन होता है, उसका बड़ा असर होता है। तो ये क्रेडिट तमाम उन्हीं को जाता है। इंसान अपनी तरफ से सिर्फ़ कोशिश और एफ़र्ट्स ही कर सकता है, लेकिन जो भी रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथ। बिल्कुल। तो सर आप बताएँ कि आपने फ़र्स्ट में अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की और आप किस ईयर में पास आउट हुए और किस फ़ील्ड में थे थोड़ा-सा? जी, ज़रूर, बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की ये इनिशिएटिव लिया और इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन की, ताकि आने वाले जो स्टुड सुप सुप एग्ज़िस्टिंग है उनको ज़रा इंस्पायरेशन और मोटिवेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बेसिकली मेरा जो मैंने जो पास आउट किया है वफ़ाकी उर्दू यूनिवर्सिटी यानी कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से, वो 2008 में मेरा मास्टर्स यानी कि एमबीए इन मार्केटिंग मैंने पास आउट किया था 2008 के बैच में। और ये उर्दू यूनिवर्सिटी का पहला, यानी कि जब उर्दू यूनिवर्सिटी ने बीबीए लॉन्च किया था डिपार्टमेंट, तो फर्स्ट बैच हमारा था, जो कि 2000 ग़ालिबन हम लोग 3 में, सॉरी 2005 में ग़ालिबन हम लोगों ने सब। तो आप फर्स्ट बैच था जब उन्होंने स्टार्ट अभी करना स्टार्ट। तो उसका 3 ईयर का बीबीए ऑनर था एंड देन 1 ईयर्स का एमबीए था। तो फर्स्ट बैच हमारा बीबीए ऑनर्स का था और हमारे साथ जो एमबीए के थे वो उनका फर्स्ट बैच एमबीए है था। तो 3 इयर्स हमने बीबीए ऑनर्स किया, देन हम 2008 में हम लोगों ने मास्टर्स एमबीए मार्केटिंग में मैंने पास आउट किया। ओके, आपने जब फेडरल से पास आउट हुए तो आपने किस तरह रियल बिज़नेस जो जर्नी में आपने किस तरह कंट्रीब्यूट किया? या जब आप स्टडी कर रहे थे तभी आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कंटिन्यू कर ली थी? देखिए, ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप तो नहीं की, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें हमें कंपनीज़ एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिला। जैसे मुझे एसएसजीसी में जाने का मौका मिला, वहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर को मैंने करीब से देखा। बेसिकली मेरा ताल्लुक एक इंटीरियर सीन यानी कि अंदरूनी सीन से, तो इतना एक्सपोज़र नहीं था शहर के मुकाबले के लोगों का के मुकाबले में। तो कंपनीज़ एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, ना इतना एक्सपोज़र नहीं था। तो कुछ ड्यूरिंग स्टडी कुछ हमने गलतियाँ की थी जो हम चाह रहे थे कि आने वाले लोग ना करें। लेकिन उसमें ये है कि हमें डिफरेंट असाइनमेंट्स मिले, तो उन असाइनमेंट्स को जब हम कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, तो वहाँ थोड़ा-सा इंस्पायरेशन मिली कि यार ये मतलब एक। मतलब जब आपने स्टडी आपने कंप्लीट कर ली उसके बाद आपने अब बिज़नेस आप ये कह रहे हैं कि आपने इंडस्ट्री जॉइन की? हाँ, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एजुकेशन हमने कोई इंटरेक्शन नहीं की, और क्योंकि 4 ईयर था, 3 ईयर बीबीए देन 1 ईयर एमबीए, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने अपनी करियर का स्टार्ट किया था 2009 में, जो कि मैंने यूफ़ोन से लिया था। और यूफ़ोन टेलीकॉम में मुझसे पहले उर्दू यूनिवर्सिटी के कोई 1 या 2 लोग थे, जो कि मुझे बाद में पता चला। तो यूफ़ोन में मैंने जो है ना कॉल सेंटर में मैंने बीइंग अ सीनियर सुपर यानी कि आप कह सकते हैं सीएसआर जो कॉल सेंटर। मतलब आपने डायरेक्ट मतलब आपने कंप्लीट करके अपनी ग्रेजुएट आप डायरेक्ट उस पे गए थे, जॉब पे गए थे। आप जो इंटर्नशिप आपने नहीं की थी। इंटर्नशिप नहीं। सही। अच्छा आपको लगता है कि जो आप जब जॉब पे गए तो किसी रेफरेंस के थ्रू गए थे या आप अपने स्किल्स पे गए थे? अच्छा, ये बड़ा पाकिस्तान में बड़ा इस रेफरेंस में आया बहुत से हो इस तरह की यस चीज़ें। सही। देखिए, बेसिकली मेरी जैसे कि आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी बातें हुई थी इस सिलसिले में कि रेफरेंस जो है ना वो ज़रूरी होता भी है और नहीं भी होता है। अगर आपको अपने स्किल्स पे, अगर आप पर एतमाद है, आपको पता है कि आप स्किलफुल हैं और आपको अपने आप पे यकीन है जो आपने पढ़ा है, और आपको लगता है कि आप काबिल और कैपेबल हैं, तो आई थिंक सो कि आप वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो आप हैं। आप लेकिन बेसिक ये है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जब कि तक मतलब मैं आपको, कर सक जी हाँ, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा खुद पे, तो फिर आप रेफ़रेंस और इस तरह इन चीज़ों में उलझी रहेंगी। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर इंटरेस्ट है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी स्किल्स के साथ-साथ, तो आई थिंक सो कि आप तमाम इंटरव्यू। कि हमारी यूथ का सबसे बड़ा मसला यही है कि उन्हें लगता है कि यार जैसे मेरी कोई इस इंडस्ट्री में कोई है नहीं, रेफरेंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं आगे जा पाऊँगा। तो मतलब उस पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके स्किल्स पे है। हाँ जी, बिल्कुल। विथ ऐसे काफ़ी लोग ऐसे हैं यूनिवर्सिटी के जो कि बहुत अच्छी-अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन, इवन के मार्क्स लॉजिस्टिक मैंने आपको ज़िक्र किया था, ये बहुत बड़ी कंपनी है और उनके मैसेज भी है, उनके कंटेनर्स भी है, वहाँ यूनिवर्सिटी के लोग हैं। इस तरह स्ट्रीट में हमारे दोस्त हैं।
इसके अलावा बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, अलकरम में हमारे दोस्त हैं 4 के हेड भी हैं, इस तरह और भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, अलकरम ट्रैवल की मैं बात मतलब इन्होंने जो आपने जो ज़िक्र किया उससे बहुत इंस्पायरिंग है कि हमारे स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं वो इतनी अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। आपको अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आगू से अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए। जी, ज़रूर। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं और जो चीज़ें आपने सीखी है बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको इंडस्ट्री में जब आप जाती हैं और आप जब इंटरव्यू में जब अपीयर होती है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना बेसिकली वो कुछ मिनट्स ही आपको देते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसमें आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेसिकली आपको उसमें मदद देती हैं। आपकी जो स्किल्स हैं ऑब्वियसली वो तो उसमें तो कमांड होनी चाहिए, लेकिन आपकी स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आगे जाके एक्सप्लोर होंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि हम रेफ़रेंस ज़रूरी है, बट अगर आप इंटरव्यू टेबल पे गए और आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगे तो आप रिजेक्ट हो जाते हाँ, ये भी हो सकता ये है अगर आपने लेट्स सपोज़ रेफरेंस यूज़ किया और एक अच्छी जगह आप पहुँच गए, लेकिन इंटरव्यू में आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे कि वो स्किल्स नहीं है, तो आपका रेफरेंस किसी काम का नहीं है। लेकिन रेफरेंस ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपको अपनी स्किल्स पे यकीन है, तो आप कहीं भी कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लॉ हैं हमारे पास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस तरह बहुत सारे लॉ ऐसे हैं कि इनको स्टडी करना, उस पे यकीन रखना, खुद पे यकीन रखना बहुत अच्छा सर, आप मुझे ये बताएँ कि फौज से आपने कौन-से ऐसे स्किल्स जो हैं वो लर्न किए हैं, जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में वो काम आए? मतलब ऐसे कुछ है या नहीं? आपको लगता है कि भई बिज़नेस लाइफ़ में तो मुझे एक-एक चीज़ वापस सीखना पड़ी है। यहाँ से पास आउट आउट होके मुझे कुछ वो नहीं हुआ। ऐसा कुछ है या नहीं? देखिए, ये तो है फैक्ट है कि जो चीज़ें आप पढ़ती हैं बुक्स में, बुकिश नॉलेज जो होती है, वो एज़ इट इज़ तो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। लेकिन बेसिकली वहाँ से आपको बेसिक थ्योरी मिल जाती है, वहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप फाइनेंस में मास्टर्स करते हैं या फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ है, तो आपको बेसिक नॉलेज या बेसिक जो टेक्निक्स है, वो तो उन बुक से मिल जाती है। लेकिन फर्दर आगे जाके जो उसकी इम्प्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन जैसे रियल वर्ल्ड में को तो और लेकिन ये है कि जो यूनिवर्सिटी में आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेट्स सपोज मार्केटिंग के एतबार से, मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जैसे सेगमेंट्स बताए जाते हैं, मार्केट के सेगमेंट्स क्या है, टारगेट मार्केट्स क्या है, इसी तरीके से टारगेट ऑडियंस को कैसे करना है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, वो तो बेसिक नॉलेज है, वो तो आपको क्या पता है कि भई आपकी स्किल्स आपने यूनी से सीख सेलिंग स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स हो गई। इसी तरह अब क्योंकि जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारी बिज़नेस कम्युनिकेशन है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, तो वो काम आती हैं, लेकिन उसको मज़ीद आपने प्रोफ़ेशनली ग्रूम करना होता है और उसको मज़ीद समझना होता है, क्योंकि अब आजकल तो यूट्यूब भी है और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से आप अपनी फर्दर स्किल्स को एनहांस कर सकती हैं, पॉलिश कर सकती हैं। अच्छा सर, मुझे आप अपना थोड़ा-सा ना करियर इंट्रोडक्शन दें ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स देखें उनके थोड़ा इंस्पायरिंग हो जाए कि हम फ़ास्ट से पास आउट होके ये चीज़ें कर सकते जी, ज़रूर, ज़रूर। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में मेरा नाम यूज़ किया, मेरा नाम लिया था, हैं। मेरा नाम फ़ज़ल हन्नान है, बेसिकली मैं अंदरूनी सिंध उमरकोट ज़िला है और कुंडरी एक शहर है, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैंने होड यूनिवर्सिटी से जब बीबीए कंप्लीट किया, देन मैंने 1 ईयर का एमबीए किया। उसके बाद आम लोगों की तरह हमने भी जॉब के लिए सीवीज़ दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपकी की है ना की वो प्रॉपर यानी कि होनी चाहिए। अगर आप कोई ताला खोल रहे हो और आपकी की ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली ताला नहीं खुलेगा। तो आई थिंक सो जो सीवी की ड्राफ्टिंग है और जो सीवी है बहुत ज़रूरी है। सीवी ही आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है किसी भी कंपनी में। तो जब आप अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में सीवी या अपनी रिज़्यूमे सेंड करती है या अप्लाई करती है वाया सीवी या आजकल तो लिंक्डइन की प्रोफाइल्स हैं, तो वहाँ पर बाकायदा सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एचआरएम के सिस्टम्स होते हैं, एटीएस सिस्टम होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है। वो जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है वो सीवीज़ को बेसिकली वो फ़िल्टर करता है। उसके अंदर के कीवर्ड्स देखता है वो, क्योंकि जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर वही आपकी सीवी में लिखी हुई होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाती है। शॉर्ट तो इसी तरह हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सीखा था कुछ यूट्यूब से और कुछ अपने सीनियर से कि आप अपनी सीवी मॉडिफाई करें। तो जो पहला स्टेप है बहुत जो कि बहुत ज़रूरी वो ये है कि आप ड्यूरिंग लर्निंग, ड्यूरिंग एजुकेशन आपको अपनी सीवी अप बनाना टू डेट रख आनी चाहिए। उस सीवी के अंदर आपके वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इसी तरीके से जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उससे रिलेट करे, आपकी जो कीवर्ड्स हैं ना वो उससे रिलेट करें। तो मुझे फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप जो है वो यूफ़ोन में कॉल सेंटर में जॉब्स हैं तो आप यहाँ भी अप्लाई करें। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया तो मुझे वहाँ से कॉल आ गई, फिर वहाँ इंटरव्यू दिया, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन एट द एंड मैं इंटरव्यू में पास आउट हुआ और मैं मतलब मैंने यूफ़ोन जॉइन किया 2009 में, मार्च में गालिबा मैंने यूफ़ोन जॉइन किया कॉल सेंटर में। 6 साल मैंने यूफ़ोन में काम किया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जर्नी थी, बहुत अच्छे लोग मिले, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। वहाँ से जो बेसिकली मेरी जो स्किल्स फर्निश हुई ना, आप कह सकती हैं कि मुझे वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिली। मेरी लिस्टिंग बहुत इम्प्रूव हुई, क्योंकि कॉल सेंटर में आपको इट्स आपकी लिस्टिंग बहुत
स्किलिस्टिक के साथ आपको कस्टमर को सुनना होता है। लिसनिंग इम्प्रूव हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई, इसी तरीके से पेशेंस मतलब आपको सब्र करना आया और इस तरीके से जो है सेलिंग स्किल्स आप कह सकती हैं, मार्केटिंग स्किल्स कह सकती हैं। जो बेसिक चीज़ है वो कम्युनिकेशन है, अगर बिज़नेस के स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूँ तो कम्युनिकेशन इज़ वन। ऐसी कौन-सी स्किल्स जो आपको यूनी ने सिखाई हो और आपको लगा हो कि वो मेरी रियल वर्ल्ड में काम आई है? मतलब स्पोकिंग या आपको सिखाई है सॉफ्ट स्किल कोई ऐसी? देखिए यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे होते हैं ना उस वक़्त वो एक ही टारगेट होता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ, आप वो ये बन जाए क्लियर हो गया, तो उस वक़्त आपकी स्किल्स की तरफ जो है ना इतना ध्यान नहीं होता है। आई थिंक सो यहाँ अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाए, जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ी कमी है मेंटोर की। तो अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए जो आपको वक़्त के साथ-साथ बताए कि यार इन चीज़ों को आपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए लेके चलना है, तो आई थिंक सो कि आप फिर यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़ी। तो यूनिवर्सिटी में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मेरे हिसाब से मुझे 20% या 10% काम आई, लेकिन बाद में क्योंकि वो रिकॉल हुई हैं, जब साथ-साथ हमने चीज़ें सीखी समझी तो वो रिकॉल हुई कि हाँ यार, ये चीज़ भी पढ़ी थी, ये चीज़ भी होनी चाहिए। ऐसा भी था कि मैंने अपनी बुक्स भी खोली हैं, मेरे पास बुक्स अभी भी रखी हुई हैं। तो बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड बुक्स हैं, मैंने वो खोली। लेकिन फिर ये कि क्योंकि अब तो माशाल्लाह इंटरनेट और सब यूट्यूब पे तो अब तो ठीक है। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो हर कीवर्ड डिटेल में आपको मिल जाता है। तो तो सर बीच में अभी आपने मेंटर की बात की तो आपको लगता है कि फ़ास्ट में कोई ऐसा टीचर या प्रोफ़ेसर था जिसने आपकी बहुत हेल्प की हो, आपको गाइड किया हो बिल्कुल आपको मतलब एक बेसिक से कि बताइए? बादल साहब, इसके अलावा हमारे एक एमबीए के बड़े अच्छे दोस्त हैं, फ़हाद नाम है उनका, वो भी किसी अच्छे बैंक में अच्छी जगह पे है। वो उनसे काफ़ी गाइडेंस ली। तो बेसिकली हम लोगों ने एक असाइनमेंट किया था शॉर्ट एनालिसिस का, आप लोगों ने भी शायद किया हो, सैड वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो उसको शायद हमने उसको सही से नहीं समझा। यही मेरे को दो फाइनेंस में कोई दोस्त में एचआर में मास्टर कर रहे थे, तो मैंने भी अपने दोस्तों को शामिल चुना उनका पीछा करते हुए मैंने भी फाइनेंस में एमबीए करने का सोचा। तो मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं अपने सीनियर के पास। मैंने उनको कहा कि यार मैं जो है वो एमबीए जो है ना फाइनेंस में करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने सवाल किया कि क्यों? अब यहाँ आपके बहुत सारे सवाल थे, जवाब आप तो ही नहीं दी। तो मैंने कहा यार मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कि अपना मेरे बाकी दोस्त भी कर रहे हैं और फाइनेंस जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो होता है ना कि आप जो फाइनेंस कर रहे हैं, आपने कहा कि आपके दोस्त भी करें तब भी तो ही मतलब आपका जो एक ग्रुप बना है वो फाइनेंस में जा रहा है तो आप भी जा रहे हैं। तब मुझे समझ नहीं आई। आपको लगता है आप फाइनेंस के बंदे हैं? तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे लगता है मैं फाइनेंस का बंदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, मुझे लगता है आप फाइनेंस के बंदे नहीं हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आप फाइनेंस के हो? आप एक काम करें, आप सोचें, आज कल जाके इसको सोचें और फिर आपने 1-2 दिन बाद जाके आपने फॉर्म पे करने है कि आपने फाइनेंस में करना है या नहीं करना है। तो मुझे उन्होंने वहाँ से ना मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा किया कि आप सोचें कि आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं जो आपको फाइनेंस करना चाहिए, आपको मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए या एचआर की तरफ। तो आप सोचें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर उन्होंने मुझे रिकॉल कराया कि आपने शॉर्ट एनालिसिस किया और आपने अब देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। तो मैंने जब जाके देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं तो बड़ा बातूनी हूँ, बड़ा इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो बड़ा एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, बड़ा बोरिंग हूँ, स्पोकन मतलब बोलने वाला काफ़ी बातूनी सा बंदा हूँ और है वो आउटगोइंग टाइप का बंदा हूँ, एक्स्ट्रोवर्ट आपको पता होगा। तो आई थिंक सो कि फाइनेंस में एचआर में मैं ठेस नहीं आ सकता, मुझे ऐसा लगा ना। फिर मुझे लगा कि आप थोड़ी क्रिएटिविटी है और मैं जो थोड़ा-सा जो है वो फ्लेक्सिबल हूँ, तो आई थिंक सो कि मुझे मार्केटिंग जाना चाहिए। तो फिर 1-2 दिन बाद आके मैंने जब मार्केटिंग सेलेक्ट किया उन्होंने जब जाकर मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि देखिए यही चीज़ होती है कि आपको अपने अंदर की स्किल्स ढूँढनी पड़ती है। हर इंसान में एक इनबॉर्न स्किल्स होती है, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है, उस प्लेटफ़ॉर्म मिलते ही वो आपकी स्किल्स उभर जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्किल्स को पहचानना और उस डायरेक्शन में चलना। तो सर आप मुझे थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ और बताएँ कि बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट की डिग्री जो है, वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। तो इस पे आप ये कहेंगे कि आपने जो फेडरल है, आपने क्यों पिक की? और इसकी डिग्री पे आप क्या कमेंट पास करेंगे? देखिए, मेरे को ऑप्शन तो उर्दू यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी को पिक करने का नहीं था। आज मेरा स्टार्ट में हुआ था दाउद इंजीनियरिंग में और पैरेलल मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था। तो उर्दू यूनिवर्सिटी में मैंने बीबीए ऑनर को अपने पर चॉइस की थी। तो वहाँ पर मुझे इंजीनियरिंग जो है वहाँ पर इंजीनियरिंग होती है, तो मुझे वो डिपार्टमेंट नहीं मिला जो मैं चाह रहा था। तो फिर मैंने एमबीए यानी कि बीबीए की तरफ आना मुनासिब समझा और बीबीए ऑनर्स उस वक़्त बहुत चाम में था, बड़ा मार्केट में इन था बीबीए इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, तो बेसिकली डिग्री तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन एक मखसूस लेवल तक सपोर्ट करती है। लेकिन अगर मैं वही बात कहूँगा कि आपने डिग्री तो अच्छी बात ये है, सपोज़ आपने आईबीएस पढ़ लिया है, या किसी अच्छी इदारे से पढ़ लिया है, वैसा आईडी से किसी अच्छी इदारे से पढ़ोगे तो
इस तो दे होंगे, लेकिन मैं तो मिसाल दे रहा हूँ, को आप अचीव करें। आपने किसी अच्छी इदारे से वो पढ़ लिया, लेकिन आप वो कैपेबल नहीं है, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो इंटरव्यू में अ, वो जो क्वेश्चंस है वो आंसर कर सकें या उस जॉब के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, तो आपको उस डिग्री का फ़ायदा नहीं है। तो डिग्री आपको सपोर्ट करती है एक लेवल तक, लेकिन जो असल सपोर्ट है, जो असल पुश करता है आपको, वो इसीलिए आपकी गुडविल है, आपका विल पावर है, आपकी आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी नॉलेज है, आपकी एबिलिटीज़ हैं, वो आपकी है, आपकी कम्युनिकेशन है। तो डिग्री का एक इम्प्रेशन होता है, ज़रूर होता है, यार मैंने यूनिवर्सिटी से किया है या मैंने किसी कॉलेज से किया है या किसी ऐसे इदारे से किया मीन आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की डिग्री की भी वैल्यू है। है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमारी यूनिवर्सिटी के और हमारे ही बैच के लोग बहुत अच्छी-अच्छी जगह पर हैं, इंटरनेशनल दुबई में है, सुगत और इवन के मेरे दोस्त हैं, लईक साहब, वो जो है ना कनाडा में माशाल्लाह अपना बिज़नेस कर रहे हैं। आसिम पाराशा हैं, बहुत अच्छा वेबसाइट बना रहे हैं, और इसके अलावा हमारे दोस्त हैं कुछ, जो कि मैं नाम नहीं ले सकता उनके इंस्टीट्यूट के हवाले से, वो अच्छे इदारों में, गवर्नमेंट के अच्छे इदारों में, और इसके अलावा इंटरनेशनली भी ऐसे इदारों में हैं जो कि वेल नोन इदारे हैं। जैसे मैंने मार्क्स का नाम लिया, अमेज़न में है, सर दुबई में हमारे काफ़ी दोस्त हैं, तो वो बहुत अच्छी-अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन है। और इसके अलावा साकिब का नाम तो हम नहीं भूल सकते, साकिब ही ने मुझे रिकमेंड किया था आपकी तरह। तो ये बहुत अच्छे इदारे में हैं, तो डिग्री आपको सपोर्ट करती है कि उससे ज़्यादा जो आपको सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं, वो आपकी अपनी स्किल्स हैं, आप खुद हैं। मतलब कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि मुझे वापस इसको स्पेंड करना है या मुझे उस मोमेंट किया बहुत गुज़रा हुआ वक़्त तो अच्छा ही होता है, और इसकी गुज़रा हुआ वक़्त तो आपके जो आपके दोस्त होते हैं, आपके बैचमेट होते हैं, शरारती दोस्त भी होते हैं, फिर कुछ हाँ, खुद भी शरारती होते हैं। तो हमने वैसे तो यूएससी बीबी ऑनर्स करके था, इस बैच था, तो हमारा अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आप लोगों को तो फिर भी बना-बनाया डिपार्टमेंट हो गया, हमें तो डंडा बना था इस डिपार्टमेंट की। तो हमने इस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी लड़ाइयाँ भी की हैं, रोड भी ब्लॉक किए हैं हमने। वो यूएससी की बैक साइड पे शायद पता नहीं अभी वो ओरियो खंडहर नुमा 2 क्लासेस थी, वहाँ भी हमने क्लासेस ली हैं। तो बड़े मोमेंट्स हमने एन्जॉय किए और हमने पिकनिक्स भी की। तो बड़े मोमेंट्स थे, हमने बहुत लोगों को तंग भी किया। तो मैं माज़रत चाहूँगा ऐसे लोगों से जो आकर सुन रहे हैं, और बहुतों ने मुझे भी तंग किया। लेकिन ये है कि मोमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। जैसे आप करंट जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है या फिर कोई ऐसे डाउन मोमेंट आ जाता है तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं? मतलब क्या करते हैं ऐसा? देखिए, वक़्त के साथ-साथ आप के अंदर चेंजेज़ आती हैं। अगर आप सीखने वाले होते हैं, अगर आपके अंदर आप चाहते हैं कि आप सीखें, तो आपने अपने अंदर उस स्टूडेंट को मरने नहीं देना है। तो आपने अपने अंदर वो तड़प ज़िंदा रखनी है जो आपको कुछ करने में मजबूर करती है। तो बेसिकली आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोग जाएँगे तो आपको बड़ी पॉलिटिक्स भी मिलेगी, बड़ी डिमोटिवेशन भी मिलेगी, लेकिन बेसिकली आपने पुरुमीद रहना है। और अगर आप किसी की पोज़ीशन में जा रहे हैं तो फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स जो है आपको सीखनी चाहिए। और कुछ आपको वक़्त सिखा देता है, कुछ आपको सीनियर सिखा देता है, लेकिन शर्त ये है कि आप सीखने वाले हो। तो अभी जिस रोल पे मैं हूँ, उस रोल पे हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बड़ा हैक्टिक है, और पाकिस्तान में तो कस्टमर्स को सैटिस्फाई करना वेरी मुश्किल है। तो आई थिंक तो डेली बेसिस पे जो सर्विस क्वालिटी को मेंटेन रखना, और सर्विस लेवल को मेंटेन रखना, और इसी तरीके से कस्टमर सर्विसेज जो एस्केलेशन होती हैं, और इस तरीके से जो आपकी टीम होती है उनको आप लेके चलना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगा, लीडरशिप के एतबार से ही, कि अल्लामा इकबाल कहता है कि लीडरशिप के एतबार से बस काफ़ी चीज़ें, लेकिन वो कुछ मखसूस स्किल्स बता रहा है, वो क्या है? कहता है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जहाँ पुरसोज। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जहाँ पुरसोज, यही है रत्त सफ़र मीर कारवां तेरा। बेसिकली ये शेर है पारसी में, लेकिन इसकी अगर मैं आपको तशरीह बताऊँ, तो जो विज़न है ना, विज़न, आई थिंक सो कि मेरे हिसाब से जो भी इंसान है जो इस दुनिया में आया है, उसका विज़न, उसका टारगेट बहुत ज़रूरी है। अगर उसका टारगेट नहीं है तो आई थिंक सो वो इंसान, मतलब जानवर भी दुनिया में खाता पीता है, सोता है, और वो इंसान जिसका कोई टारगेट और विज़न नहीं है, वो भी खाता पीता है, सोता है, तो आई थिंक सो वो उसमें और जानवर में फ़र्क नहीं है। आपका टारगेट जब होता है ना, तो आपके अंदर उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर हिम्मत पैदा होती है। तो टारगेट के एतबार से यहाँ पर जो है, अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि निगाह बुलंद, यानी कि एक लीडर कि जो है ना, वो एक विज़नरी अप्रोच होनी चाहिए, उस दूरअंदेशी होनी चाहिए, दूर तक देखना आना चाहिए। तो निगाह बुलंद, सुख़न दिल नवाज़, यानी कि बात ऐसी करे कि सामने वाले के दिल को छू लें। सामने वाले बोले, यार यही तो मैं सुनना चाह रहा था। जहाँ पुरसोज़, यानी कि एम्पैथी और सिम्पैथी, यानी कि लीडर के अंदर एटलीस्ट ये 3 क्वालिटी तो होनी चाहिए, कि वो उसका विज़न हो, निगाह बुलंद, सुख़न दिल नवाज़, यानी कि कम्युनिकेशंस के बात करने में बहुत अच्छा हो, सुख़न दिल नवाज़। जहाँ पुरसोस एम्पैथी सिम्पैथी हमदर्दी जता रहे हुआ है, साथ में खड़ा होने वाला।
फिर वो कहते हैं कि यही है रब्त सफ़र मीर कारवां तेरा। ये जो तेरे रास्ते का काफ़िले का सफ़र का जो सामान है ना, वो यही चीज़ तेरे सफ़र है। तो अगर आप इसकी पोज़ीशन पे आते हैं तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। तो सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि आप डिमोटिवेट हो गए? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते या हम आगे जाके नहीं कर पाएँगे। तो उस डिमोटिवेटिंग को हम कैसे मतलब बंदा हर वक़्त मोटिवेट रह सकता है? एक पॉइंट आता है कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं हैं। देखिए डिमोटिवेशन ये फैक्ट है और ये बेसिकली इंसान डिमोटिवेट होता है। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में आपके अच्छे दोस्त हों, आपका मेंटोर हो, किसी को आप फॉलो करते हो जो कि आपको डिमोटिवेट होने ना दे। बेसिकली फितरतन इंसान, क्योंकि इंसान जो है वो फितरी तौर पर वो मतलब मशीन तो नहीं है ना, वो तो ऑब्वियसली डिमोटिवेट तो होगा। तो डिमोटिवेशन जब आपकी होती है तो आपको अपने गुड डीड्स को याद रखना चाहिए। गुड डीड्स आपने जो अच्छे काम किए, आपको अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं और जो वो चीज़ें जो वो आप पे अल्लाह की तरफ से बरसाई गई हैं, तो आप शुक्रगुज़ारी की तरफ जब आएँगे ना, तो आप शायद डिमोटिवेशन से थोड़ा निकले। एक तो आपको गुड डीड्स को याद रखना चाहिए। दूसरा, जब आप डिमोटिवेट होते हैं, अब मैं आऊँगा इस पॉइंट पे डिमोटिवेट क्यों होता है। जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको आपकी कमज़ोरी बताएँ और आपको बताए कि आपने क्या गलती की है। और फिर आपके ऐसे मेंटोर होने चाहिए जो आपको दोबारा फ्यूल अप करें। तो डिमोटिवेशन के बाद जब आप फ्यूल अप होंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिर आगे बढ़ेंगे। तो डिमोटिवेशन आती है, लेकिन मकसद ये है कि अगर आप, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, मुसलमान की तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की इस तरह की थी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे। वो डिमोटिवेट नहीं हो सकते, तो उसकी वजह ये थी कि वो सेल्फ मोटिवेटेड थे। मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं मोटिवेशनल, अगर आप देखें आपको तो मतलब खुद पे यकीन है। सोल वे की होना चाहिए और बेसिकली आपके टारगेट्स आपके सामने हो। आप अगर डिमोटिवेट बेसिकली होते क्यों हैं? क्योंकि आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते या आप जो चाहते हो वो हो नहीं पाता। आपको रिवाइज़ करना है, आपने आना है 2 स्टेप पीछे होना है और आपने देखना है कि मैंने क्या गलती की है। उस हिसाब से फिर आपको देखना पड़ता है कि यार मुझे भी क्या स्टेप लेना है और आगे मुझे किस तरह वही। तो सर जब आप स्टूडेंट थे तो आप सोचा था कि मैं इस पीक पॉइंट पे होऊँगा या आपको लगता है कि अभी आप पीक पॉइंट पे हैं? नहीं, पीक पॉइंट तो नहीं कह सकते हैं, ये बेसिकली जर्नी है और इंशाल्लाह मुझे बहुत आगे मज़ीद भी जाना है। अगर आप आगे जाने की सोच रखेंगे और आप अपने अंदर दिल में वो तड़प और तलब रखेंगी, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि नहीं मेरे टारगेट अचीव हो गए, तो इट मीन्स कि बस आप ख़त्म हो गए वहाँ। तो मैंने आपको कहा था कि बेचैन आपने रहना है। बेचैन से मुराद वो नहीं कि ज़िंदगी में आपने बाकी चीज़ों से बेचैन रहना है। बेचैनी कुछ ना कुछ करने की आपके अंदर तलब हो, तड़प हो। मतलब तक ये लर्निंग आपका स्टेज कंटिन्यू वाली चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आपके जब आप स्टूडेंट थे तो आपने यहाँ इस पोस्ट नहीं सोची थी। नहीं, मैंने नहीं सोचा था, उसकी वजह ये थी कि मेरा उस वक़्त बीजेन तो नहीं था और ना ऐसा मेरे कुछ दोस्त थे जो कि माशाल्लाह मैं अभी भी उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वक़्तन-फ़वक़्तन वो चीज़ें सिखाई। इवन कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ तक थी। अच्छा, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना मुझे वो बहुत मतलब आपके बहुत सपोर्टिव है आई थिंक क्योंकि यहाँ अक्सर होता है कि हमारे पास गुड फ्रेंड्स नहीं होते हैं। असल में वो आप मोटिवेट इंसान अपनी रिफ्लेक्शन में दोस्तों की, उससे बचाना जाता है। तो इंसान की जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी दोस्तों की वजह से हो, मतलब दोस्तों से होती है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं और बड़े जो है वो चार्जेबल है और आपको अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि आपको भी सपोर्टिव इंसान है। अच्छा, ये सवाल। अच्छा सर मुझे आप ये बताएँ कि आपकी जर्नी में कभी कोई ऐसा डाउन मोमेंट आया कि आपको लगा हो कि अब बस अब मैं नहीं कर पाऊँगा या कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल आया। पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब ले लूँ जिसमें आपने कहा कि आपने इससे पहले सवाल पूछा था। मोटिवेटिंग वाला? हाँ, चलिए मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। डिमोटिवेशन हुई थी बेसिकली मैंने जब यूफ़ॉन छोड़ा, तो फिर मैंने एसवीटी जापान, मैंने अपना इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने यूफ़ॉन में काम किया, नहीं मैंने एसवीटी जापान में एक इंटरनेशनल कार एक्सपोर्टिंग कंपनी उसमें काम किया। वहाँ से फिर मैंने अपने दोस्त के साथ अपना काम करने के लिए एक यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया था जो कि उस वक़्त हमारे पास रिसोर्सेज़ भी नहीं थी और इतनी नॉलेज भी नहीं थी। वो हम कर नहीं सके ये इन चीज़ों की वजह से। देन मुझे कोई जॉब नहीं मिली और ना ही मैंने एफर्ट्स किए और मेरी शादी के दिन भी करीब थे। तो उस वक़्त मुझे वो जॉब नहीं मिल रही थी जो मैं चाह रहा था। बहुत मतलब इस तरह की जॉब मिल रही थी जो मेरी स्किल से हट के या मेरी जो पैशन है उससे हट के थी। तो काफ़ी अर्से तक मैं 6 महीने तक बेरोज़गार रहा। तो उस वक़्त मुझे बड़ी डिमोटिवेशन हुई और डिमोटिवेशन हुई, लेकिन उस दौरान ही में फिर मैं ऐसे दोस्तों से मिला। फिर मैंने ट्रेनिंग की तरफ आना मुनासिब समझा। मेरे एक दोस्त हैं नजीब कुमार, बड़े अच्छे पॉडकास्ट भी बनाते हैं। किसी अच्छी कंपनी में एक बड़े जो है वो बड़ी पोज़ीशन पाई। तो मैंने उनकी ट्रेनिंग सेशन भी वहाँ पर भी अटेंड की। फिर उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग सेशंस में बुलाए भी। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे मोटिवेशन मिली कि यार मुझे
एज़ अ ट्रेनर अपने आप को मार्केट में ले। अच्छा, जो आपने बताया कि आपका करियर गैप आया है 6 मंथ्स का, तो बहुत सारे लोग इस गैप को ना मतलब कवर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि सीवी अब हमारी आउटडेट हो गई है क्योंकि हमारी 6 मंथ का गैप आ गया है। तो हम आगे किस तरह मतलब जो हायर है, जो हायरिंग कर रहा है, वो किस तरह लेगा? तो आप उसको थोड़ा आप बताएँ कि आपने करियर गैप कैसे मैनेज किया? देखिए करियर गैप में आप ये उस वक़्त मैं अपनी एफर्ट्स तो कर रहा था। ऑनलाइन जो रेप्लिका के सूट्स होते हैं, जो आप लेडीज़ वर्कशॉप से खरीदती है, वो काम करने की कोशिश की। तो वो बेसिकली पर्सनल बिज़नेस है, एक हमारे दोस्त हैं, उनसे उनके साथ मिल के हमने काम करने की कोशिश की। तो वो तो चल रहा था ना, ताकि किचन मनी और आपकी पॉकेट मनी मैनेज में। लेकिन ये है कि वो शादी के दिन भी करीब थे और टारगेट जो सोचा हुआ था क्या कुछ ज़िंदगी में बनना है, तो उसमें ज़रा मुझे लगा था कि बड़ा गैप आ गया। लेकिन फिर उसमें मैंने यूट्यूब से काफ़ी मदद ली, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी, अपनी स्किल्स को एनहांस किया, कम्युनिकेशन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से। मैंने ट्रेनिंग में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ट्रेनिंग साइकिल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे उस वक़्त नहीं थी पता, मैंने वो सीखी, समझी। फिर मुझे एक्सेल का शौक हुआ, डेटा एनालिसिस के बारे में, डेटा साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा-थोड़ा वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस दौरान ही में फिर मुझे यूनाइटेड नेशन से दादेदार मुर्शद यूसुफ शेर के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे यूनिसेफ पे काम करने का मौका मिला और एज़ अ मास्टर ट्रेनर मैंने वहाँ जॉइन किया, अच्छी तनख्वाह पे। उसमें मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो 6 साल मैंने एज़ अ ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर और लीड ट्रेनर फ़राइज़ अंजाम दिए। नेशनल पोलियो प्रोग्राम में हम लोगों ने काफ़ी कराची में और उसके अलावा भी इंटीरियर सिंध में और काफ़ी लोगों को ट्रेन किया। फिर प्रोफ़ेशनली मुझे लगा कि यार अब मुझे ट्रेनिंग में थोड़ा-सा ना कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और इस तरीके से जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इस तरीके से बाकी चीज़ों की तरफ लीडरशिप की तरफ मैं मूव हुआ। मतलब आपने जितना भी गैप था उसमें आपने कुछ ना कुछ लर्न पाया है। बिल्कुल, मतलब आप कहते हैं कि लर्निंग स्टेज हमारा कभी खत्म नहीं हुआ और आपने फास्ट से वर्क सीखा है। ओके सर, हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं व्यूअर्स, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह वो एक कंटिन्यू अपनी जर्नी कंटिन्यू करें? देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो बड़े एडवाइसेज़ हैं। तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि स्टूडेंट जो भी है वो बेसिकली अव्वल तो जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो बिल्कुल दिल लगा के और उसको फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ें वो और तमाम वो स्किल जो इस वक्त एक मॉडर्न दौर में ज़रूरी है जैसे कि अगर आप मार्केटिंग से के हिसाब से देखिए मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस की क्या टेक्निक्स है इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जो चीज़ें स्टूडेंट बेसिकली ना मेरे ख़्याल में स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि एक तो वो देखें कि यार मेंटोर किसी को पकड़ें, किसी से ना वो गाइडेंस लें क्योंकि हमारे माशरे में गाइडेंस की बड़ी कमी है। गाइडेंस की कमी की वजह से स्टूडेंट क्या करता है कि जो सीखता है, जो पढ़ता है, जो समझता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब वो मार्केट में जाता है ना, तो उसको डायरेक्शन सही नहीं मिलती। हमारे पास कॉल सेंटर में हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, जिन्होंने जियोलॉजी में किया हुआ है, बायोलॉजी में किया हुआ है, एमबीबीएस ड फॉर्म डी किया हुआ है और इतने अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स इवन के फिज़िक्स के बच्चे हमारे पास मास्टर्स फिज़िक्स वाले बच्चे हमारे पास आते हैं और वो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। तो जब आपकी डायरेक्शन रॉन्ग हो जाती है ना तो फिर आपका वहाँ से जो है ना मसला बिगड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने आपको कोई कहे कि आपने 200 किलोमीटर जाना है और 200 किलोमीटर पे आप जाएँगी इस तरह 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर पे आप हैदराबाद पहुँच जाएँगी और आपके पास गाड़ी भी है, फ्यूल भी है, आपके पास ड्राइवर भी है, तमाम रिसोर्सेज़ भी और आपको वो कहे कि जी 200 किलोमीटर चलना है और 2 घंटे में हैदराबाद आ जाएगा और आप डायरेक्शन पकड़ लें बलूचिस्तान की और आप 4 घंटे चल पड़ी और उसके बाद आप कॉल करके बोले जी मैं तो 4 घंटे चल पड़ी हूँ, अभी तक गाड़ी भी चला ली, फ्यूल भी अच्छा खासा मेरा लग गया, 2 की जगह 4 घंटे हो गए लेकिन हैदराबाद नहीं आया। मैं कहूँगा आप क्या है? आप कहेंगे जी एक साइड पे रोड है, एक साइड पे पहाड़ी है, एक साइड पे समुंदर है। तो मैं कहूँगा आप कोस्टल हाईवे पे तो नहीं है? आप कहेंगे अच्छा कोस्टल हाईवे हाँ, ये लग तो ऐसे ही रहा है। मैं तो रॉन्ग है। तो आपने अगर रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ ली तो फिर ऑब्वियसली आपकी वो एफर्ट्स किसी काम की नहीं है। तो आई थिंक सो स्टूडेंट को यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो वो देखेंगे यार उनकी स्ट्रेंथ किस कहाँ क्या है, उनकी SWOT एनालिसिस करें अपना। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उस फील्ड में अपनी स्ट्रेंथ को लगाएँ ताकि पैशन और प्रोफेशन जब इकट्ठे होंगे ना तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना उनका करियर बनेगा। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है उसमें अच्छी मतलब स्टूडेंट्स को डायरेक्शन आपने ये दी है कि डायरेक्शंस आपने अब होनी चाहिए किस के एतबार से और नंबर 2 आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ उस स्ट्रेंथ के एतबार से आप अपनी फील्ड को चूज़ करें और उसमें अपनी जान लगा दें। क्योंकि जब आप अपने पैशन को पकड़ते हैं ना मालूम में तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि पता कैसे चलेगा कि ये आपका पैशन है और आप इस काम के लिए बने। तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि हर वो चीज़ या हर वो काम जो आपको टाइम और स्पेस से निकाल दे। यानी कि आपको परवाह ही नहीं हो, आप पे धूप पड़ रही है, आप वो काम किए जा रहे हैं, पसीना आ रहा है, आप वो काम किए जा रहे हैं। इट मीन्स कि वो आपका पैशन है। उसी पैशन को प्रोफ़ेशन बना लें। अगर आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स के एतबार से आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो आपको चाहिए कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स में
अगर आपको लगता है आप एनालिसिस में बहुत अच्छे हैं, आप फाइनेंस में जाएँ। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो एचआर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में, पॉलिसीज़ और इन चीज़ों में, और आप जो है ना वो बेसिकली फिर हमारे एडवांस कुछ स्टडीज़ हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के एतबार से। पर्सनैलिटी असेसमेंट भी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि बेसिक ये है कि आपके SWOT एनालिसिस हो, आपको पता हो आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आप उस डायरेक्शन में। बिल्कुल। जी, थैंक यू सर, आपने देखा कि उनकी इतनी चैलेंजिंग लाइफ़ थी और उनसे आपने इंस्पिरेशन ली होगी और उन्होंने हमें बहुत अच्छे एडवाइस दिए कि हमें अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।